बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 3 हमारे पास सेल्स। और लास्ट टाइम मैंने आपके साथ यहाँ तक शेयर कर लिया था फोकसिंग द माइक्रोस्कोप। और ये है पेज नंबर 48 पर। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 48 देख लीजिए और ओपन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लुकिंग एट सेल, फर्स्ट टॉपिक है हमारा, देर आर 10 times मोर सेल इन योर बॉडी देन देर आर पीपल ऑन द अर्थ। अब वो कह रहे हैं कि जितनी पॉपुलेशन इंसानों की है, जितने ज़्यादा लोग हमारी इस पूरी दुनिया को मिलाकर भी जितने ज़्यादा लोग हैं ना, उसके 10 times ज़्यादा हमारे अंदर सेल हैं। If you stay in the water in swimming pool for a long time, you may notice sometimes that when you dry yourself, part of your skin flakes away। यानी कि वो कह रहे हैं कि कभी कभार आपने नोट किया होगा कि जब आप गीले होते हैं, जब आपकी स्किन गीली होती है, जब आप अपनी स्किन को खुश करते हैं तो आपकी स्किन यूँ खड़ी हो जाती है। These flakes are made of dead skin cells। अब ये फ्लेक्स किससे बने हुए होते हैं? यानी कि वो लेयर्स बन जाती है ना आपकी यहाँ पर स्किन के ऊपर लेयर्स। अब वो किससे बने हुई होती है लेयर? वो किससे बनी हुई होती है? डेड स्किन सेल से। यू आर लूजिंग स्किन सेल्स एट द टाइम बट इज मच स्मॉलर वे। वो कह रहे हैं कि जब आप अपने आप को वो खुश कर रहे होते हैं अपनी स्किन को, और वो जो फ्लेक्स बने हुए होते हैं वो एक्चुअली आप अपनी स्किन के सेल्स को डैमेज तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत कम मिकदार में होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पेज नंबर 49 के ऊपर। पेज नंबर 49 के टॉप पे आ जाइए। As you clothes rub against your skin, they pull off tiny flakes। अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही आपको क्लॉथ जो कोई कपड़ा आप अपने स्किन के ऊपर रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो वो उससे वो फ्लेक्स उठना शुरू हो जाते हैं, which passes into the air and settle in the dust। और फिर ये डस्ट के अंदर जाके सेटल हो जाते हैं। A small part of the dirt that clean sweep up at the end of the school days come from the skin that the student have left behind। अब वो कह रहे हैं कि अक्सर औकात देखिए कुछ जगह मट्टी हो जाती है। ठीक है, वो इसी वजह से होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं फिगर 3.2 shows a section of human skin that has been stained and photographed down a microscope using a high power objective lens। अब वो कह रहे हैं कि ये आपके किसी के पार्ट का स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर व्यू किया गया था। When unstained, the different part of the cell are colorless। अब जब इसको स्टेन यानी खुश्क नहीं किया गया था, तो स्किन के डिफरेंट पार्ट्स जो थे वो सेल के वो कलरलेस थे एंड आर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश, और उनको पहचानना भी मुश्किल था। इन द 1870s इट वॉज डिस्कवर्ड दैट डाइज कुड बी मेड फ्रॉम coal tar which would stain different parts of the cell। अब 1870s के अंदर ये बात डिस्कवर हो चुकी थी कि अगर हम लोग डाइज का इस्तेमाल करेंगे, मतलब मुख्तलिफ तरह के कलर्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बेसिकली कहाँ से बन के आ रहे हैं, वो बन के आ रहे हैं कोल टार से, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? तो इससे हम लोग सेल के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्टिंग्विश यानी कि पहचान सकेंगे। सेल बायोलॉजिस्ट found they could stain the nucleus and other part of the cell different color to see them more easily। अब सेल बायोलॉजिस्ट ने क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने न्यूक्लियस को और सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को डाइस के साथ उनका ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उनको कोई भी पार्ट देखने में आसानी होना शुरू होगी। अब ऊपर हमने वर्ड यूज़ किया था एक न्यूक्लियस का। अब बात करते हैं हम न्यूक्लियस क्या है। बेसिक पार्ट ऑफ अ सेल, यानी कि जिस तरह से इंसानी जिस्म के पार्ट्स ऑफ बॉडी आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे, इसी तरह से हर चीज़ के पार्ट्स होते हैं। तो सेल के 3 पार्ट्स हैं। मेजर पार्ट्स क्या हैं? 3 हैं। एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं ये एक एनिमल सेल की, जो एनिमल्स के अंदर पाया जाता है सेल, ये उसके बारे में है, ये उसका सेल है एक। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूक्लियस। सबसे पहले मैंने आपके साथ बात की थी न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस क्या है? द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल। यानी कि जिस तरह से ह्यूमन का ब्रेन कंट्रोल सेंटर होता है, इसी तरह से न्यूक्लियस क्या है? एक सेल का कंट्रोल सेंटर है। ये कंट्रोल करता है होल ऑफ द सेल को। इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए। इट्स फुल नेम इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब वो कह रहे हैं
कि ये एक जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर मौजूद होता है, यानी कि एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी वजह से जिसके किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर एक इंफॉर्मेशन उसके अंदर यूँ कहते हैं स्टोर हुई होती है डीएनए के अंदर, ठीक है, और वो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसी क्या करता है, इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फो मौजूद होती है जो कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रैवल करके जाती है। डीएनए इज मेड फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ एटम्स लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब वो कह रहे हैं कि डीएनए जो है वो मुख्तलिफ, अब सेल के अंदर भी डीएनए था और डीएनए के अंदर क्या है, डीएनए जो है वो मुख्तलिफ तरह के एटम से मिल के बना हुआ है, और जब ये मुख्तलिफ तरह के एटम, ग्रुप ऑफ एटम मिल जाते हैं तो ये क्या बना जाते हैं, मॉलिक्यूल। और ये इस तरह से लगता है जैसे लॉन्ग चेन हो, लंबी सी चेन हो, ठीक है। द ग्रुप ऑफ एटम अकर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद द डीएनए मॉलिक्यूल। अब वो कह रहे हैं वो ये ग्रुप ऑफ एटम मुख्तलिफ तरह से अटैच हुए होते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द ग्रुप्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द सेल टू मेक केमिकल्स टू कीप इट अलाइव और टू बिल्ड इट्स सेल पार्ट। अब वो कह रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप है ना, ये सेल को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि अब आपने ग्रो करना है, अब आपने जी बिल्डअप करना है, अब आपने ये कमांड, वो मतलब कमांड दे रहा होता है सेल को। एज अ सेल ग्रो द डीएनए इज कॉपीड। अब जब सेल ग्रो हो जाएगा, जब सेल बड़ा हो जाएगा तो डीएनए जो होता है वो कॉपी हो जाती है, उसकी कॉपी बन जाती है एक। व्हेन द सेल डिवाइड्स द डीएनए डिवाइड्स टू, जिसकी वजह से जब अगर कोई सेल डिवाइड होता है तो फिर वो डीएनए भी डिवाइड हो जाता है, क्योंकि उसकी एक कॉपी भी मौजूद होती है। सो दैट द न्यूक्लियस ऑफ ईच न्यू सेल रिसीव ऑल द इंस्ट्रक्शंस दैट कीप द न्यू सेल अलाइव एंड इनेबल इट टू ग्रो। जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस के अंदर कोई भी नया बनने वाला जो सेल होगा उसके अंदर भी वो पिछले वाले वो जो पहले जिसके अंदर डीएनए था वो वाला ही अगले वाले के अंदर भी सेम इन्फो मौजूद होगी, ठीक है जी। अब आ जाते हैं पेज नंबर 50 के ऊपर, पेज नंबर 50। अब सेकंड पार्ट, एक तो था न्यूक्लियस, ठीक है, एक तो था न्यूक्लियस, अब दो रह गए, एक रह गई सेल मेम्ब्रेन और एक रह जाता है हमारे पास साइटोप्लाज्म। अब पहले हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म इज अ वाटर लिली जेली लाइक watery jelly that fill most of the animal cell. इट यानी कि वो कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है, एक मतलब वो काफ़ी हार्ड नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट फ्लफी सा है, ठीक है, और जेली लाइक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक झिल्ली नुमा है। इट कैन मूव अराउंड इनसाइड द सेल, और वो ये सेल के अंदर आसानी से मूव कर सकता है। द साइटोप्लाज्म में कंटेन स्टोर्ड फूड इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। वो कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो अपने अंदर फूड भी स्टोर करता होगा, छोटे छोटे ग्रेन्स की छोटी छोटी जर्रों के फॉर्म में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट कीप द सेल अलाइव टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। अब जितने भी सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे जिसकी वजह से एक सेल अलाइव है, जिंदा है, वो सारे सारे कहाँ पर हो रहे होंगे, वो हमारे पास सारे के सारे साइटोप्लाज्म में हो रहे होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। द सेल मेम्ब्रेन कवर्स द आउटसाइड ऑफ सेल। अब वो कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटसाइड, जो आउटर लेयर होती है, यानी कि सेल की जो ऊपरली जो हमारी स्किन है, सेल की आउटर लेयर को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इट हैज़ टाइनी होल्स इन इट कॉल्ड पोर्स। अब इसके अंदर बहुत छोटे 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 सुराख होते हैं जिसको हम लोग स्पोर्स कहते हैं, दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ केमिकल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जिसकी अब ये छोटे छोटे पोर्स क्यों होते हैं, ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है किसी सेल के अंदर, अब उसको अगर इन अंदर होना है, सेल के अंदर जाना है किसी भी केमिकल को, या बाहर निकलना है, तो ये इन पोर्स के थ्रू इन एक्सचेंज का प्रोसेस करते हैं। और उसके बाद फिर आ जाते हैं डिजॉल्व सब्सटेंसेस सच एज फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब जितने भी ये डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं, जैसे फूड है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे सेल मेम्ब्रेन से पास होते हुए जाते हैं। सम हार्मफुल केमिकल्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द सेल बाय द मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि क्योंकि देखिए हमारे बॉडी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, कुछ जो कि एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से, ठीक है। तो जितने भी ये कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, जो हार्मफुल जितने भी केमिकल्स हैं, अब सेल मेम्ब्रेन उनको अंदर आने नहीं देता। सेल मेम्ब्रेन कहता है मेरे पास अच्छी अच्छी चीज़ें आए, मेरे पास कोई बुरी चीज़ ना आए, ठीक है। तो उसको उस वजह से वो अपने पोर्स से उनको इंटर ही नहीं होने देता, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पार्ट फाउंड ओनली ना प्लांट सेल। अभी पहले लास्ट वाले लेक्चर में इसके अंदर मैंने आपके साथ ये शेयर किया था, एनिमल सेल के बारे में शेयर किया था।
तो अगले लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ प्लांट सेल के बारे में शेयर करूँगी। अगर मैं अभी शुरू करवा देती तो ऑलरेडी टाइम भी काफ़ी हो गया, और साथ साथ इसके इकट्ठे ही तरतीब के साथ ले जाऊँगी तो एक रवानगी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।